हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज इकोनॉमिक्स के हिंदी मीडियम में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसका पहला ही क्वेश्चन है 322 माने 322 नंबर क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि आय तथा उत्पादन का प्रवाह निम्नलिखित में से किन में होता है। कह रहा है कि आय तथा, कह रहा है क्वेश्चन कि आय तथा उत्पादन का प्रवाह निम्नलिखित में से किन में होता है। तो यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन में होता है, तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन में होता है। तो अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र में होता है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में होता है, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र में होता है। तो ये क्वेश्चन समझना चाहिए कि आय तथा उत्पादन का प्रवाह, आय तथा उत्पादन प्रवाह निम्नलिखित में से किन में होता है। तो किन में होता है, तो अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र में होता है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में होता है, अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों में होता है, यानी कि डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो डी इज द करेक्ट, क्योंकि कि आय तथा उत्पादन का प्रवाह 2 क्षेत्र में भी होता है, 3 क्षेत्र में भी होता है और 4 क्षेत्र में भी होता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह को निम्नलिखित में से किन दृष्टिकोणों से देखा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि आय के चक्रीय प्रवाह को निम्नलिखित में से किन दृष्टिकोणों से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आय का वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी है आय का मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आय का चक्रीय प्रवाह, आय का वास्तविक प्रवाह तथा आय का मौद्रिक प्रवाह दोनों में होता है, यानी कि सी सही है, ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौद्रिक प्रवाह का उदय वास्तविक प्रवाह से होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन इस कथन के अनुसार सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है, आपका सही नहीं है। तो कह रहा है कि मजदूरी का भुगतान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वस्तुओं के लिए कीमत का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लगान का भुगतान, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पेंशन का भुगतान। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका लगान का भुगतान इज द करेक्ट वन, क्योंकि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता 3 क्षेत्रीय मॉडल। तो गृहस्थ क्षेत्र ऑप्शन नंबर बी है, उत्पादक क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी है, विदेशी क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी है, सरकारी क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र मॉडल में ये आता है सी प्लस आई प्लस जी। 4 क्षेत्र मॉडल में पूरा लिख लेता हूं, एक्स माइनस एम माने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो 3 क्षेत्र मॉडल में कौन नहीं आता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माने विदेशी, यानी कि यहां आंसर हो जाएगा 325 का सी, विदेशी क्षेत्र नहीं आता है। और गृहस्थ माने सी आता है, उत्पादक माने इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र आता है, लेकिन विदेशी क्षेत्र नहीं आता है। समझ गया, 3 क्षेत्रीय मॉडल में, वो 4 क्षेत्रीय मॉडल में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय क्षेत्र वह क्षेत्र है डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर है उधार देता है, ऑप्शन नंबर बी जमायत स्वीकार करता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर 326 का सी, उधार देता है जमायत स्वीकार करता है, वित्तीय क्षेत्र माने बैंकिंग की बात कर रही है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह चर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह चर है। ऑप्शन नंबर ए है उपभोग, ऑप्शन नंबर बी है धन, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा का परिमाण, ऑप्शन नंबर डी है टंकी में रखा पानी। तो कह रहा है प्रवाह चर पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रवाह चर है इनमें से कौन। तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोग प्रवाह चर है। ओके, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एक्चुअली। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 328 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन 4 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल है। निम्नलिखित में कौन 4 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल है। तो 4 क्षेत्रीय मॉडल का मतलब यही होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब क्यों ऐसा चल रहा है भाई, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
ओके, तो यही होता है। तो यहाँ चार क्षेत्रीय मॉडल पूछ रहा है, चार क्षेत्रीय मॉडल पूछ रहा है। तो परिवार, फर्म, सरकार, निजी क्षेत्र। आगे बी कह रहा है परिवार, फर्म, उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन में परिवार से विश्व क्षेत्र, फर्म निजी क्षेत्र, परिवार, फर्म, सरकार, विश्व से, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ परिवार माने सी, फर्म माने आई, सरकार माने जी, गवर्नमेंट, शेष विश्व क्षेत्र माने एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वापसी में किसको शामिल किया जाता है। वापसी में कह रहा है कि वापसी में किसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बचत को, ऑप्शन नंबर बी आयात को, ऑप्शन नंबर सी सरकार द्वारा लगाए गए कर को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 329 का ए, बचत को वापसी में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समावेश में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता। समावेश में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए है निवेश, ऑप्शन नंबर बी है आयात, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात, ऑप्शन नंबर ए है उपभोग व्यय। तो यहां आंसर हो जाएगा डी, उपभोग व्यय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चक्रीय प्रवाह के माने सर्कुलर फ्लो के कौन से प्रकार हैं। तो वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों ही होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो इसको बोलते हैं, दोनों ही होता है चक्रीय प्रवाह। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 331 का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। स्टॉक के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का परिमाप, ऑप्शन नंबर बी धन, ऑप्शन नंबर सी गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा गोदाम में रखे गए मात्रा क्या है, स्टॉक के अंतर्गत आता है। स्टॉक के अंतर्गत आता है गोदाम में रखे गए गेहूं की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपभोग, ऑप्शन नंबर बी है निवेश, ऑप्शन नंबर सी है आय, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो प्रवाह कह रहा है, प्रवाह का मतलब फ्लो, फ्लो के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। तो यहां आंसर हो जाएगा सी आय, इनकम। चले तो आगे कह रहा है कि वास्तविक प्रवाह के अंदर माने रियल फ्लो के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं का प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी है सेवाओं का प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा 334 का सी, ए एंड बी दोनों, वास्तविक प्रवाह भी है और सेवाओं का प्रवाह भी है। अगला क्वेश्चन, परिवार फर्मों को परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमि, ऑप्शन नंबर बी श्रम, ऑप्शन नंबर सी पूंजी एवं उद्यम, एंड उपयुक्त सभी। तो यहां हो जाएगा कि 335 का आंसर डी, क्योंकि एक परिवार जो फॉर्म होता है को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो इंडस्ट्री सेक्टर को क्या देता है। हाउस होल्ड सेक्टर माने परिवार फर्म क्या देता है इंडस्ट्री सेक्टर को। तो भूमि देता है मतलब लैंड, श्रम माने मजदूरी देता है, पूंजी एवं उद्यम माने कैपिटल भी देता है, और उद्यम माने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी देता है। इसलिए यहाँ आंसर डी उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल है। तीन क्षेत्रीय मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल में निम्न में कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए परिवार, ऑप्शन नंबर बी फर्म, ऑप्शन नंबर सी सरकार, एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊपर मैंने अभी बताया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। चले अगला क्वेश्चन कह रहा है, चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल है। तो परिवार फर्म उद्योग, परिवार फर्म सरकार, परिवार फर्म सरकार विदेशी क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा 337 का सी, परिवार फर्म सरकार विदेशी क्षेत्र। ओके, क्योंकि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई दे ही दिया कि चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में कौन सी है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, बार बार यही बात घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। ओके, इसको 4 सेक्टर मॉडल भी कह सकते हैं, चार क्षेत्रीय मॉडल भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आय का प्रवाह बताता है। ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी औसत प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो आय का प्रवाह बताता है मौद्रिक। अगला क्वेश्चन देखें, आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, आय, व्यय का प्रवाह,
ऑप्शन बी उत्पादन, उपभोग तथा निवेश का प्रवाह, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्पादन, उपभोग, निवेश का प्रवाह। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चले 340 का सी इज द करेक्ट वन। अगला देखें, क्वेश्चन कह रहा है 341 नंबर, रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक नंबर ऑप्शन ए कह रहा है विस्तारात्मक प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रतियोगात्मक प्रभाव, ऑप्शन सी कह रहा है संकुचनात्मक प्रभाव, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए विस्तारात्मक प्रभाव इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें हैं। द्विक्षेत्रीय माने टू सेक्टर इकोनॉमी में संतुलन की शर्तें हैं। ऑप्शन नंबर ए एस इज इक्वल टू आई, ऑप्शन नंबर बी एस प्लस आई, ऑप्शन नंबर सी एस आई, और इनमें से कोई नहीं। तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्तें हैं, तो यहां आंसर हो जाएगा बी एस प्लस आई माने सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 343 नंबर, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कि चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं। चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां आंसर हो जाएगा, देखेंगे जरा, यहां आंसर हो जाएगा आपका चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेबस में तो 2 ही प्रकार के पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में दिया है 4 प्रकार के, तो ऑप्शन में 4 प्रकार के, क्योंकि पूरा होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ध्यान रखेंगे, ऊपर अभी हम लोगों ने देखा भी था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है बचत की स्थिति में मुद्रा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है फैलता है, ऑप्शन नंबर बी सिकुड़ता है, ऑप्शन नंबर सी बड़ा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बचत की स्थिति में मुद्रा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकुड़ता है। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था मतलब इसको बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए निर्यात या आयात होता है, ऑप्शन नंबर बी निर्यात आयात नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा बी निर्यात आयात नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था में। सी प्लस आई का केवल यूज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं होता है बंद अर्थव्यवस्था में, यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 346 कह रहा है कि वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए परिवार से फर्मों को साधन सेवा की पूर्ति, ऑप्शन बी कह रहा है परिवार से फर्मों से परिवार को वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है वास्तविक प्रवाह क्या करता है कि इंडस्ट्री इन लोगों को केवल गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है, फर्म क्या देता है, परिवार को दे देता है क्या, वस्तु एवं सेवा की पूर्ति। तो यहां आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत फर्म से परिवार को वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति मिलती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, स्टॉक का संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए है समय बिंदु, ऑप्शन नंबर बी है समय सीमा, ऑप्शन नंबर सी बढ़ता समय, ऑप्शन डी घटता समय। तो यहां हो जाएगा 347 का ए समय बिंदु। स्टॉक का संबंध होता है पॉइंट ऑफ टाइम से, स्टॉक का समय क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से, समय बिंदु से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रवाह वह मात्रा है जो मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए कम समय में, ऑप्शन नंबर बी अधिक समय में, ऑप्शन नंबर सी एक समय अवधि में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा सी एक समय अवधि में। प्रवाह वह मात्रा है जो मापी जाती है एक समय अवधि में, मतलब कि जुलाई महीने में, चाहे 2018 में, ऐसे एक समय अवधि में मापा जाता है प्रवाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है अचल संपत्ति के उपभोग को हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर बी निवेश, ऑप्शन नंबर सी उपभोग, ऑप्शन नंबर डी ह्रास। तो यहां आंसर हो जाएगा डी ह्रास। अचल संपत्ति जो होता है उसमें ह्रास, अचल संपत्ति के उपभोग को हम क्या कहते हैं, ह्रास, मतलब कि उसकी वैल्यू जो घटता है उसकी उपभोग करते हैं। जैसे आपका कोई मशीन हो गया, उसको डेली यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, उसकी मूल्य घटेगी, उसी को बोलते हैं ह्रास। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यवर्धन जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए विक्रय मूल्य प्लस लाभ, ऑप्शन नंबर बी क्रय मूल्य प्लस लाभ, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हानि प्लस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, ऑप्शन नंबर डी विक्रय मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का की लागत। तो मूल्यवर्धन जाना जाता है, यहाँ आंसर हो जाएगा बी क्रय मूल्य प्लस हानि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास के माप का सबसे अच्छा सूचक क्या है? आर्थिक विकास के माप का सबसे अच्छा सूचक क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीएनपी में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक कल्याण में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी मानवीय विकास सूचकांक में सुधार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी मानवीय विकास सूचकांक में सुधार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि में निम्न में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक साधनों का शोषण, ऑप्शन नंबर बी है आय तथा धन का वितरण, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों ही सही है। सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि में प्राकृतिक साधनों का शोषण और आय तथा धन का वितरण दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, एक वर्ष विशेष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की बाजार कीमत के योग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीडीपीएमपी कहा जाता है, जीडीपीएफसी कहा जाता है, एनएनपीएफसी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए जीडीपीएमपी कहा जाता है। ओके, ये डेफिनेशन ही जीडीपीएमपी का परिभाषा ही दे दिया गया है। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का परिभाषा ही लिख दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू उत्पाद बराबर है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशी से शुद्ध कारक आय। तो यहाँ ये पढ़ के देना होता है कि घरेलू उत्पाद बराबर है, घरेलू उत्पाद बराबर है। सारे ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ये बताया जाता है क्लासेस में, इसका मतलब कि घरेलू उत्पाद बराबर होता है किसके। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी राष्ट्रीय आय माइनस विदेश से शुद्ध कारक आय। जो नेशनल इनकम होता है उसमें विदेश के शुद्ध कारक आय को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा सही नहीं है? निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो ये सबको को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे यहाँ पे। तो निम्न में कौन सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? जीएनपी का में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साधन आय, ऑप्शन नंबर बी है शुद्ध विदेशी साधन आय, ऑप्शन नंबर सी है घिसावट लागत, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका डी उपयुक्त सभी। जीएनपी में सभी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 357 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय बराबर कारक लागत पर एनडीपी माइनस विदेशी से शुद्ध कारक आय। ये सब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ये सब पढ़ के स्टूडेंट्स को कुछ देर में रख देता हूं, ऐसे ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे देन आंसर लगाएंगे। ओके, ये सब देखिए एक्चुअली ये सब ध्यान से ऑप्शंस पढ़ के तब लगाने वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे एंड देन आंसर को चूज करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है ये ध्यान पूर्वक पढ़िए देन आंसर लगाइए। मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए आंसर लगा देता हूँ 357, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजार कीमत तथा कारक लागत धारणाओं में अंतर का आधार है। बाजार कीमत तथा कारक लागत धारणाओं में अंतर का आधार है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक सहायता, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 358 शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका अभिप्राय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में किसका अभिप्राय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? तो सारे ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे एंड देन आंसर लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में गलत भी हो जाता है। तो इसलिए आंसर क्वेश्चंस को बढ़िया से समझेंगे एंड देन आंसर का सही टिक करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अभिप्राय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? सारे ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे देन टिक करेंगे आंसर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारक लागत में निम्नलिखित में किसको शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। इस तरह से सारे ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे। यहाँ आंसर पहला ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध विदेशी कारक आय के मुख्य अंतर है। शुद्ध विदेशी कारक आय के मुख्य अंतर है।
ऑप्शन नंबर ए कर्मचारी का शुद्ध पारिश्रमिक, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति एवं उद्यमशीलता से निवल आय, ऑप्शन सी विदेशों से निवल प्रतिधारित आय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, विदेश से निवल प्रतिधारित आय। सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है घिसावट व्यय किसमें शामिल होता है? घिसावट व्यय किसमें शामिल होता है? घिसावट व्यय किसमें शामिल होता है? तो जीडीपी। तो घिसावट व्यय सब जीएनपी एमपी, बाजार कीमत पर जीएनपी एमपी, बाजार कीमत पर एनपी एमपी, कारक लागत पर जीएनपी एमपी, इनमें से कोई नहीं। तो घिसावट व्यय पूछ रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन किसमें शामिल होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए, बाजार कीमत पर जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी ऐसे लिखा जाता है, जीएनपी एमपी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 363। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है बाजार कीमत, जीडीपी। मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जीडीपी एमपी कहा जाता है, उसका परिभाषा ही लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, उसका परिभाषा ही लिखा हुआ है जीडीपी एमपी का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार कीमत पर एनएनपी एमपी बराबर होता है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्लासेस में बताया जाता है इसका फॉर्मूला बनाना। तो बाजार कीमत पर मतलब कि ये पूछ रहा है एनएनपी एमपी बराबर क्या होता है, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे फॉर्मूला क्रिएट भी कर लेंगे, क्लासेस में बताया जाता है फॉर्मूला क्रिएट करना कि कैसे इससे फॉर्मूला क्रिएट होगा। सारे ऑप्शन को एलएचएस और आरएचएस पर बैठा बैठा कर रख देंगे। तो यहाँ आंसर होगा आपका 364 का ए इज द करेक्ट आंसर। चले, तो बाजार कीमत पर जीएनपी बराबर होता है क्या? तो बाजार कीमत पर जीएनपी बराबर होता है क्या? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, बाजार कीमत पर जीडीपी प्लस विदेशी से शुद्ध कारक आय। अगला क्वेश्चन, क्या सत्य है? तो ये अब क्या सत्य है, सबको क्या सत्य है, तो जरा ध्यान देंगे क्या सत्य है। तो पहला तो सही नहीं है, दूसरा पढ़ लेंगे, तीसरा बैठा लेंगे। मतलब कि यहाँ ग्रॉस दिया हुआ है तो ग्रॉस ग्रॉस सेम है, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो पहला तो ऐसे ही छट जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो यहाँ घिसावट तो होना नहीं चाहिए, तो पहला नहीं होगा। दूसरा यहाँ एन है, यहाँ जी है, तो नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो क्या होगा, माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है एन से जी माइनस घिसावट, यानी कि 366 का सी इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे फॉर्मूला बनाया जाता है, बताया जाता है कैसे फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। चलिए, तो यहाँ जीएनपी एमपी बराबर क्या होगा? तो ऐसे फॉर्मूला रख रख के बना भी सकते हैं आप। जीएनपी एमपी बराबर क्या होगा? तो यहाँ 367 का आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे तो पढ़ लेंगे। जीएनपी एमपी बराबर जीएनपी एमपी माइनस घिसावट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 367 का बी इज द करेक्ट। चले, एनएनपीएमपी बराबर क्या होता है? तो पहला सबका एनएनपीएमपी को एलएचएस साइड में रख लेंगे और सारे ऑप्शंस को आरएचएस साइड में रख रख के बना लेंगे, फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, देन आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तो ये यहाँ एनएनपीएमपी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 368 का, ऑप्शन ए ही सही लग रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, घिसावट के घटक हैं, ऑप्शन नंबर ए सामान्य टूट फूट, ऑप्शन नंबर बी अप्रचलन, ऑप्शन सी मशीनों की आकस्मिक हानि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो घिसावट के घटक हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य टूट फूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनडीपीएफसी बराबर होता है 370 नंबर, एनडीपीएफसी बराबर होता है एनडीपीएमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चले, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधन लागत पर अशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा चले, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा 371।
चले तो यहाँ 371 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 371 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जो ऑप्शन बड़ा दिखेगा वही आंसर होगा, क्योंकि लगान माने मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ सबको शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसमें तो एक दो वर्ड और भी छोड़ दिया है, क्योंकि लगान होता है, ये मजदूरी होता है, वेतन होता है, ब्याज होता है, लाभ होता है, रॉयल्टी होता है, रेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें तो कमी दिया है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध घरेलू उत्पादन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध घरेलू आय, ऑप्शन नंबर बी साधन लागत, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 373 का ऑप्शन ए शुद्ध घरेलू आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं एनएनपी एमपी बराबर जीएनपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, ऑप्शन बी है मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ए एंड बी दोनों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एकल गणना, ऑप्शन नंबर बी है दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर सी है बहुल गणना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, दोहरी गणना। कह रहा है ऑप्शन नंबर 377 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल है। तो भूमि, ऑप्शन नंबर बी वन, ऑप्शन नंबर सी खनन और उपयुक्त सभी। तो लैंड भूमि और यहाँ वन दिया हुआ है, यहाँ सी खनन दिया है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी आते हैं। भूमि तो आता है, ये वन भी आता है, फॉरेस्ट्री, खनन माने माइनिंग, ये सब आते हैं। तो उपयुक्त सही सभी, आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान को, ऑप्शन नंबर बी शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि, ऑप्शन नंबर सी काले धन से प्राप्त आय, उपयुक्त सभी। तो कह रहा है कि किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसमें नहीं वाला कोई आंसर नहीं। मतलब कि उपयुक्त सभी को हस्तांतरण नहीं, राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। इन सब को सम्मिलित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में इन सब को सम्मिलित नहीं किया जाता। उपयुक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। इन सभी को, हस्तांतरण भुगतान को भी, शेयर एवं बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि को भी, काले धन से प्राप्त आय को भी, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते हैं। ये उपयुक्त सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन निजी आय प्राप्त होती है। निजी आय प्राप्त होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा निजी आय प्राप्त होती है निजी क्षेत्र के लोगों को। निजी आय प्राप्त होती है निजी क्षेत्र के लोगों को। अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय भुगतान तथा गैर आय भुगतान है। निजी क्षेत्र को मिलने वाली सभी आय भुगतान तथा गैर आय भुगतान है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय सम्मिलित होती है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक आय में, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत आय में, ऑप्शन नंबर सी निजी आय में, ऑप्शन नंबर डी सभी लागत है। सभी गलत है, सॉरी सभी गलत है। तो विदेशी से प्राप्त शुद्ध आय सम्मिलित होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी निजी आय में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर बी विदेशी से निवल कारक आय, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ 382 का बी इज द करेक्ट वन, विदेशों से निवल कारक आय। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आय पर ब्याज शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए औसत आय, ऑप्शन नंबर बी कुल आय, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आय एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां हो जाएगा आंसर सी व्यक्तिगत आय इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां है मूल्य वृद्धि विधि,
मूल्य वृद्धि विधि, ऑप्शन नंबर बी आय विधि, ऑप्शन नंबर बी सी व्यय विधि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो वैल्यू एडेड मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इनकम मेथड बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। ये तीन विधियां होती हैं राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रिकॉशन पूछ रहा है कि कौन सी सावधानियां, कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग करते समय, मतलब उत्पादन विधि का प्रयोग करते समय कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए? तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिकॉशन आसान नहीं होता है बता देना। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, देन आंसर टिक करेंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एक और है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाए और दोहरी गणना से बचना चाहिए, डबल काउंटिंग से या मल्टीपल काउंटिंग से बचना चाहिए। तो ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय विधि का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो फिर से वही बात कि आय विधि माने इनकम मेथड को का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए? तो यहाँ भी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और देन आंसर लगाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 386 का डी, क्योंकि यहाँ आय विधि से दिया जाता है कि केवल साधन आय को जोड़े, फैक्टर इनकम को, हस्तांतरण भुगतान को ना जोड़े, ट्रांसफर पेमेंट को नहीं जोड़ा जाता है, गैर कानूनी जो इलीगल अर्जित आय है उसको ना जोड़े। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय विधि का प्रयोग करते हुए आय विधि का प्रयोग करते हुए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आय विधि का प्रयोग कर व्यय विधि, सॉरी यहाँ व्यय विधि लिखा हुआ है, मैंने एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो सारे ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे एंड देन आंसर लगाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए, पुरानी वस्तुओं की खरीद को शामिल ना करें, पुरानी वस्तुओं की खरीद को शामिल ना करें, बाकी सब आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये भी ऑप्शंस ध्यान से पढ़ के बताने वाली चीजें होती हैं। एक्चुअली क्लासेस में ये सब बहुत अच्छे से एलोबोरेट करके बताया जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन टिक लगाएंगे। तो यहाँ आपके लिए आंसर हो जाएगा 388 का सी, मूल्य वृद्धि इज इक्वल टू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अगला क्वेश्चन होता है 389, उच्चतम कीमत क्यों निर्धारित की जाती है? उच्चतम कीमत क्यों निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर है उत्पादकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन सी है किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, एंड डी सभी के लिए। तो यहाँ 389 का बी, उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए उच्चतम कीमत निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राशनिंग की नीति, मतलब राशनिंग ऑफ क्रेडिट नीति क्यों अपनाई जाती है? राशनिंग की नीति क्यों अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर है निर्धन वर्ग को वस्तुएं प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है किसानों को उचित कीमत दिलवाने के लिए, ऑप्शन सी है उत्पादकों को समर्थन कीमत दिलवाने के लिए, ऑप्शन डी है सभी के लिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धन वर्ग के वस्तुएं प्रदान करने के लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको वो वस्तु प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है देखें 391, काला बाजार निम्न में से किस कारण पैदा होता है? काला बाजार किस निम्न के? तो उच्चतम कीमत के कारण, ऑप्शन नंबर समर्थन कीमत के कारण, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो काला बाजार कह रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा उच्चतम कीमत के कारण काला बाजार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 392, उच्चतम कीमत नीति निम्न में से कौन लागू करता है? उच्चतम कीमत नीति निम्न में से कौन? जनता लागू करता है, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक लागू करता है, ऑप्शन नंबर सी सरकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम कीमत निम्न में कौन लागू करता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकार, क्योंकि जनता के बस का है नहीं, उत्पादक उतना कर नहीं सकता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सरकार। तो चले यहाँ आपका लास्ट ये क्वेश्चन है, लास्ट ये क्वेश्चन है 393, तो ध्यान से देख लेंगे और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखेंगे जरा। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में निम्न में से किस वस्तु पर उच्चतम कीमत लागू नीति की गई है? उच्चतम कीमत नीति लागू
की गई है। ऑप्शन नंबर है चीनी, ऑप्शन नंबर घी, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा, ऑप्शन नंबर घासलेट। तो भारत कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में निम्न में से किस वस्तु पर उच्चतम कीमत नीति लागू की गई है? तो ऑप्शन डी घासलेट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? घासलेट इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, आपको लगातार वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। काफ़ी ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए कारगर होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।